गुड मॉर्निंग क्लास। हम कर रहे थे हाउस प्रॉपर्टी हेड में। आज मिसक्लेनियस प्रोविजंस की कुछ बात करते हैं। मिसक्लेनियस प्रोविजंस देखिए, ये आपके पेज नंबर 10 पर दे रखे हैं। पेज नंबर 10 पेज नंबर 10 पर दे रखा है कुछ ऐसे केसेस जहां पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम होने के बावजूद वो सेक्शन 22 में टैक्सेबल नहीं होगी। तो हम कुछ ऐसे केसेस समझने जा रहे हैं कि रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है बट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। तो पहले कुछ जनरल बात। जनरली हमने क्या देखा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन जनरल टैक्सेबल होती है अंडर सेक्शन 22। वो प्रॉपर्टी एसएसी के लिए चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, लैंडलॉर्ड एसएसी के लिए वो प्रॉपर्टी चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, चाहे वो उसका स्टॉक इन ट्रेड हो चाहे कैपिटल एसेट हो, उसकी रेंटल इनकम हमेशा सेक्शन 22 में टैक्सेबल होगी। इसका मतलब जनरल प्रिंसिपल क्या बोल रहा है कि रेंटल इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। प्रॉपर्टी का नेचर कुछ भी हो, वो चाहे रेजिडेंशियल नेचर की हो चाहे कमर्शियल नेचर की हो, मतलब ऑफिस वगैरह या शॉप वगैरह हो, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हुई, उससे भी रेट आता है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगा। सपोज आप किसी को दुकान किराए पर देते हो तो उसका भी रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। प्रॉपर्टी कमर्शियल है, दुकान है, ऑफिस है। तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी डीलर के एंगल से सोच के देखें, एक ऐसा पर्सन जो रियल एस्टेट बिजनेस करता है, मतलब प्रॉपर्टी डीलर है, उसके लिए तो हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, स्टॉक इन ट्रेड। उसके लिए हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड होती है। लेकिन उसकी रेंटल इनकम, मान लो एक प्रॉपर्टी डीलर है, उसके पास काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो उसका स्टॉक इन ट्रेड है, कुछ प्रॉपर्टीज अनसोल्ड रह गई हैं, अनसोल्ड उसके पास बची पड़ी है, तो उसको हाल फिलहाल लग नहीं रहा है कि बेच पाएगा। मंदी चल रही है, मान लो प्रॉपर्टी मार्केट में, रियल एस्टेट बिजनेस में मंदी चल रही है, रेट्स डाउन है, तो वो प्रॉपर्टी डीलर सोच रहा है कि मेरे पास प्रॉपर्टी जो पड़ी है हाल फिलहाल बेच नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना मैं इनको किराए पर दे दूं। तो उस प्रॉपर्टी डीलर को अपने अनसोल्ड प्रॉपर्टीज जो उसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, उसको उसने किराए पर दे दिया, रेंटल इनकम रिसीव हुई उसको, तब भी वो रेंटल इनकम सेक्शन 22 में ही टैक्सेबल होगी। मतलब गवर्नमेंट एक बात पर ही जोर देकर बोल रही है कि रेंटल इनकम इज ऑलवेज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 22। लेकिन इस बात के कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस के आपको टोटल 5 एक्सेप्शनल सिचुएशंस दे रखी हैं, 5, जहां पर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होने के बाद, मतलब हाउस प्रॉपर्टी इनकम होने के बाद भी वो सेक्शन 22 में टैक्सेबल नहीं होगी। तो कहां टैक्सेबल होगी? सेक्शन 28 जो कि आपका कहलाता है पीजीबीपी, और सेक्शन 56 वो क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड। तो 5 ऐसे केसेस हम पढ़ने जा रहे हैं जहां पर हाउस प्रॉपर्टी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होके दूसरे हेड्स में टैक्सेबल होगी। और वो दूसरे हेड्स कौन से होंगे? या तो पीजीबीपी या आईएफओएस। पहला केस, इनकम फ्रॉम ए प्लॉट विदाउट एनी सुपर स्ट्रक्चर। ये हाउस प्रॉपर्टी की दिन जब शुरुआत हुई थी हेड की, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि आपके पास एक सिंपल प्लॉट है, वो आपने किराए पर दे दिया। सपोज किसी साइकिल स्टैंड वाले को आपने कोई प्लॉट जिसपे सिर्फ बाउंड्री बनी हुई थी, ऊपर सुपर स्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है, वो आपने उसको किराए पर दे दी, तो उससे इनकम हुई, तो वो कहां टैक्सेबल होगी? सेक्शन 22 में टैक्सेबल नहीं होगी।
सेक्शन 28 और 56 में टैक्सेबल होगी। पहला केस ये। क्यों इस केस में, रीजन क्या है इसका? सिंगल प्लॉट हाउस प्रॉपर्टी ही नहीं होता है। मैंने हाउस प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग बताया था चार्जिंग सेक्शन 22 में? या तो बिल्डिंग होनी चाहिए या बिल्डिंग प्लस लैंड अपोर्टिनेंट देयर टू होना चाहिए। अगर सिर्फ लैंड है यानी प्लॉट है तो फिर वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। तो अगर आपने सिर्फ लैंड यानी प्लॉट किसी को किराए पर दे दिया, रेंटल इनकम रिसीव हुई, तो वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। इनकम फ्रॉम सबलेटिंग, बट आपको सेक्शन 27 का भी ध्यान रखना है। इन जनरल सबलेटिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, लेकिन हो सकती है क्या, बताइए? कल ही तो एक केस पढ़ा था मैंने बताया था बी ने ए से कम 12 साल की लीज पर ली है, फिर आगे बी सी को सबलीज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सी से जो रेंट मिल रहा है बी को, वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगा। तो ये भी तो सबलेटिंग की इनकम है। बी के एंगल से सोचे, बी इस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं है, एक्चुअल ऑनर नहीं है, बट वो इस प्रॉपर्टी का डीम्ड ऑनर है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि सबलेटिंग की इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन अगर सेक्शन 27 लग गया है तो फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही टैक्सेबल होगी। बात समझ आई कि नहीं? ये दो केस। फिर तीसरा केस, कंपोजिट रेंट। ये क्या होता है कंपोजिट रेंट? इकट्ठा रेंट। कई बार लैंडलॉर्ड टेनेंट को बिल्डिंग तो लेट आउट करता ही है, प्लस साथ में प्लांट मशीनरी फर्नीचर भी लेट आउट करता है। ठीक है, लैंडलॉर्ड एसएससी ने अपने टेनेंट को बिल्डिंग तो लेट आउट की ही साथ अपनी प्लांट मशीनरी फर्नीचर भी लेट आउट कर दिया। तो बिल्डिंग की रेंटल इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी और प्लांट मशीनरी फर्नीचर का रेंटल इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? बिल्डिंग वाला हाउस प्रॉपर्टी हेड में, और प्लांट मशीनरी फर्नीचर की रेंटल इनकम 28 और 56 में। ठीक है, लेकिन एक एक्सेप्शनल सिचुएशन, सपोज आपके पास कोल्ड स्टोरेज है। कोल्ड स्टोरेज में क्या होगा? बिल्डिंग है और प्लांट मशीनरी वगैरह फर्नीचर वगैरह सब इंस्टॉल्ड है। बिल्डिंग के साथ साथ ऑलरेडी प्लांट मशीनरी फर्नीचर इंस्टॉल्ड है। तो आप किसी को लेट आउट करोगे तो साथ ही लेट आउट करोगे क्या? बिल्डिंग प्लस प्लांट मशीनरी फर्नीचर साथ ही लेट आउट होगा। और कोल्ड स्टोरेज का नेचर ऐसा है कि आप बिल्डिंग अलग लेट आउट नहीं कर सकते, प्लांट मशीनरी फर्नीचर अलग लेट आउट नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में आपने ये कोल्ड स्टोरेज किराए पर दे दिया, अब रेंटल इनकम मिली, ये कहां टैक्सेबल होगी? ठीक है, तो ये मुद्दा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये है कंपोजिट रेंट का मामला। कंपोजिट रेंट में क्या होता है? एसएससी लेट्स आउट हाउस प्रॉपर्टी अलोंग विद अदर फैसिलिटीज। एसएससी हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट करता है, बदले में साथ वो अदर फैसिलिटीज भी देता है, जैसे फर्नीचर दे देता है और प्लांट मशीनरी, लिफ्ट की फैसिलिटी भी देता है, सिक्योरिटी गार्ड भी लगा रखा है उसने, और पावर बैकअप, उसने जनरेटर भी लगा रखा है। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर उसने कुछ प्लांट मशीनरी फर्नीचर लगा रखा है, कुछ फैसिलिटीज भी दे रखी है, लिफ्ट लगा रखी है। तो वो टेनेंट से दो चीजों का पैसा चार्ज करता है, एक तो बिल्डिंग का और एक अदर फैसिलिटीज का। तो ये कहलाता है कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट के केस में क्या होगा? कंपोजिट रेंट के केस में हमको एग्जामिन करना पड़ेगा क्या दोनों चीजों की लेटिंग सेपरेबल है, क्या अलग अलग हो सकती है क्या लेटिंग? तो अगर लेटिंग सेपरेबल है, किसकी?
बिल्डिंग की हम अलग लेट आउट कर सकते हैं बिल्डिंग को, और प्लांट मशीनरी फर्नीचर वगैरह को हम अलग अलग लेट आउट कर सकते हैं। दोनों की लेटिंग सेपरेबल है। तो उस सिचुएशन में सेपरेबल है तो ठीक है, बिल्डिंग का किराया सेक्शन 22 में टैक्सेबल होगा, और जो अदर इनकम मिली है वो सेक्शन 28 और 56 में टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो यहां पर तो बोल रहे ठीक है, आपका जो बिल्डिंग का किराया है वो सेक्शन 22 में टैक्सेबल होगा, और जो अदर फैसिलिटीज साथ में दी गई हैं उसका किराया सेक्शन 28 और 56 में टैक्सेबल होगा। ये कब? जब लेटिंग सेपरेबल है, अलग अलग लेट आउट किए जा सकते हैं। बिल्डिंग अलग लेट आउट की जा सकती है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर अलग लेट आउट किया जा सकता है। लेकिन जैसा अभी मैंने एग्जांपल लिया, रेंट ऑफ कोल्ड स्टोरेज, आपके पास कोल्ड स्टोरेज है, आपने किराए पर दे दिया, रेंटल इनकम रिसीव हुई, इसका क्या? ये तो अदर फैसिलिटीज और बिल्डिंग का किराया अलग अलग कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? लेटिंग इनसेपरेबल हो गई, अलग अलग नहीं की जा सकती। तो कोल्ड स्टोरेज की बिल्डिंग और कोल्ड स्टोरेज की प्लांट मशीनरी फर्नीचर अलग अलग लेट आउट किया ही नहीं जा सकता। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस केस में हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा ही नहीं, और पूरी की पूरी सारी रेंटल इनकम सेक्शन 28 और 56 में टैक्सेबल होगी, सेक्शन 22 में नहीं, हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, तो जब अलग कर पाना पॉसिबल नहीं हो तो हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। पूरी की पूरी रेंटल इनकम या तो पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में टैक्सेबल होगी। फिर तो पहला केस हमने क्या पढ़ा? एक सिंपल प्लॉट है, उसका किराया हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा, और सबलेटिंग इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर सेक्शन 27 लगा तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होगी। फिर कंपोजिट रेंट, इसमें दो मामले, दो सिचुएशंस हैं। अगर लेटिंग जो है सेपरेबल है तो सेपरेट हो जाएगा, और अगर लेटिंग इनसेपरेबल है, अलग अलग लेट आउट कर पाना पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में हाउस प्रॉपर्टी हेड बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर डी। पॉइंट नंबर डी मैं पहले पढ़ता नहीं हूं, पहले उसका बैकग्राउंड क्रिएट करता हूं। जोधपुर से कुछ दूरी पर गोटन है, गोटन, वहां पर जेके वाइट सीमेंट कंपनी ने अपना प्लांट लगा रखा है, अपनी फैक्ट्री बना रखी है। कंपनी को एक प्रॉब्लम आई, कंपनी को लेबर चाहिए, वर्कर्स चाहिए। वर्कर्स आसपास के गांव से आते थे। जब उन्होंने प्लांट लगाया था नया, तब वर्कर्स आसपास के गांव से आते थे। उन वर्कर्स का रोज अप डाउन करने में टाइम वेस्ट हो जाता था, और वो रोज बस में आते, थक जाते थे, तो उनकी काम करने की इफिशिएंसी कम हो जाती थी, इतना आउटपुट नहीं आ पाता था। ठीक है, और उनको जानने की भी जल्दी रहती थी। तो कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम गोटन में ही एक रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बना दें सबके लिए, और वर्कर्स को बोले इधर गोटन में ही रहो आप, हम आपको रहने की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो कंपनी ने वर्कर्स के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बना दिए, मकान बना दिए, कॉलोनी डेवलप कर दी पूरी, और वर्कर्स को वहां पर मकान किराए पर दे दिया। बहुत ही नॉमिनल रेंट चार्ज किया, बट चार्ज किया। ठीक है, अब इस सिचुएशन में देखें, कंपनी ने लेट आउट किया है और कंपनी को नॉमिनल ही सही रेंट तो मिला है। अब सवाल पैदा होता है, कंपनी को ये रेंट हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल हो कि नहीं, या किसी दूसरे हेड में टैक्सेबल हो। कंपनी का आर्ग्यूमेंट है ये सब तो हमने अपने बिजनेस के खातिर किया है, बिजनेस के लिए किया है, तो ये जो रेंटल इनकम हमको मिली है वर्कर्स से, उसे बिजनेस इनकम माना जाए।
बताइए ये आर्ग्यूमेंट सही है या नहीं? बताइए सही है। इसका क्या कारण है? कंपनी ने लेट आउट किया ही क्यों था? लेट आउट करने का रीजन क्या था? वर्कर्स के अप डाउन को रोकने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो बिजनेस के लिए किया ये सब, तो कंपनी का आर्गुमेंट सही है, ये बिजनेस इनकम ही मानी जाएगी। तो देखो, रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के बजाय पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट की लैंग्वेज क्या है? Where the letting of building is incidental or subservient to the carrying on of SSC's business. बिजनेस लेट आउट करना एसएससी का बिजनेस कैरी आउट करने में हेल्प करता है, या एसएससी अपना बिजनेस स्मूथली और इफिशिएंटली चला सकता है ये लेट आउट करने की वजह से। बाय रीजन ऑफ सच लेटिंग एसएससी अपना बिजनेस स्मूथली और इफिशिएंटली चला पा रहे हैं, तो ये इनकम टैक्सेबल होगी बिजनेस इनकम के रूप में। ठीक है, एग्जाम्पल आगे मैंने लिख दिया कि रेंट ऑफ रेजिडेंशियल क्वार्टर्स प्रोवाइडेड बाय द एसएससी टू हिज एम्प्लॉइज। तो जब लेट आउट करने की वजह से बिजनेस बढ़े और लेट आउट करने की वजह से रेंट भी मिल रहा है और बिजनेस भी बढ़ रहा है, वो बिजनेस की खातिर लेट आउट किया गया है, तो फिर रेंटल इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी। ठीक है, फिर अगर एक कंपनी बोले कि हमारा तो काम ही प्रॉपर्टीज किराए पर देना है, एक कंपनी बनाई गई जिसने अपने कंपनी के लिए, आपने सुना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है। कंपनी ने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर लिखवा दिया कि हमारा तो ऑब्जेक्ट ही प्रॉपर्टीज लेट आउट करना है, तो उस रेंटल इनकम को क्या बिजनेस इनकम माना जाए? यस। तो रेंटल इनकम अर्न्ड बाय एसएससी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ, कंपनी का बिजनेस ही प्रॉपर्टी लेट आउट करना है, तो उस सिचुएशन में वो रेंटल इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है ये रयाला कॉरपोरेशन के केस में, रयाला कॉरपोरेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कि अगर एसएससी का मेन ऑब्जेक्ट ही प्रॉपर्टीज लेट आउट करना हो, एसएससी इज इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट प्रॉपर्टीज, तो उस केस में रेंटल इनकम बिजनेस इनकम मानी जाएगी, पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल होगी। क्लियर? तो हमने 5 केसेस ऐसे देखे कि रेंटल इनकम होने के बावजूद हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल नहीं हुई रेंटल इनकम। क्लियर? चलिए अब एक और छोटी सी बात समझते हैं। जब हमने हाउस प्रॉपर्टी हेड शुरू किया था, उस वक्त मैंने आपको बोला था एक्सपेक्टेड रेंट हमेशा 12 महीने का ले लीजिए और एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लीजिए, बोला था ऐसा। अब आज अपनी उसी बात से मैं मुकर रहा हूं, पलटी खा रहा हूं। उसका रीजन है, क्या रीजन है अभी समझते हैं। मेरे को एक बात बताना, आपने कोई प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2021 को ही परचेस की, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021-22 आपने एक प्रॉपर्टी परचेस की, किराए पर दे दी, वो प्रॉपर्टी ही आपने 1 जुलाई 2021 को परचेस की, मतलब अप्रैल मई जून में आपके पास उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप ही नहीं थी। हाउस प्रॉपर्टी हेड की सेकंड कंडीशन ओनरशिप को लेकर है क्या, कि एसएससी ओनर होना चाहिए, तो अप्रैल मई जून में तो वो इस प्रॉपर्टी का ओनर था ही नहीं। तो बताइए इस सिचुएशन में भी क्या एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लिया जाना चाहिए? मेरा पॉइंट समझे? इस सिचुएशन में फिर कितने महीने का एक्सपेक्टेड रेंट लेना चाहिए? 9 मंथ्स का लेना चाहिए,
जुलाई टू मार्च, ठीक है। तो ऐसे कुछ बातें हम यहां समझने जा रहे हैं। कहने का मतलब हर सिचुएशन में हम एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लें, वो इन जनरल है, इन जनरल वो बात लिख दी गई है। इन जनरल एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का लेना होता है, लेकिन अगर ऑनरशिप वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर क्या होगा। कंस्ट्रक्शन के केस में हम ऑनरशिप कब से मानते हैं? कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ही वो हाउस प्रॉपर्टी बनती है, ठीक है। तो यहां पर ऐसे कुछ मामले जहां पर हम एक्सपेक्टेड रेंट पूरे 12 महीने का नहीं लेंगे, तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। इफ प्रॉपर्टी इज परचेस्ड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, रेलेवेंट प्रीवियस ईयर आपका क्या है? 21-22, उसमें प्रॉपर्टी परचेज हुई मिड ऑफ ईयर, तो कंप्यूटेशन पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? फ्रॉम द डेट ऑन विच प्रॉपर्टी इज परचेस्ड। आपने 1 जुलाई 2021 को प्रॉपर्टी परचेज की, तो आपका कंप्यूटेशन पीरियड कहां से शुरू होगा? 1 जुलाई 2021 से। और इस बात का इफेक्ट ज्यादा किस पर पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेंट पर। तो हर सिचुएशन में हम एक्सपेक्टेड रेंट 12 महीने का ले लें, ये कोई जरूरी नहीं है। प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ, हम कंप्लीट होने से वो हाउस प्रॉपर्टी बनती है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने से नहीं। हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट को इंपॉर्टेंस देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 21-22 में, मिड में, तो कंप्यूटेशन पीरियड कहां से स्टार्ट माना जाएगा? जब से प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। इस सब का इफेक्ट देखो, एक्चुअल रेंट तो लेट आउट पीरियड का ही आएगा, इफेक्ट किस बात पे पड़ेगा? एक्सपेक्टेड रेंट पर ही पड़ेगा। अब मेरे को एक बात बताइए, कोई प्रॉपर्टी आपने फरवरी 2022 एंड में बेच दी, ठीक है, उसकी ओनरशिप आपके पास फरवरी 2022 तक की थी, उसके बाद आपने बेच दी वो प्रॉपर्टी, तो उस सिचुएशन में आप उसका एक्सपेक्टेड रेंट कितने महीने का लोगे? 11 महीने का लोगे। अप्रैल टू फेब, मार्च में तो ऑनरशिप रही नहीं, तो इस बात का इफेक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में पड़ता है एक्सपेक्टेड रेंट पर। एक्सपेक्टेड रेंट लिया जाएगा फॉर पार्ट ऑफ ईयर, फुल ईयर का नहीं लिया जाएगा, 12 महीने का नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपने बेच दी ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, तो कंप्यूटेशन पीरियड कहां तक चलेगा? जब तक प्रॉपर्टी बिकी, उसके बाद नहीं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है। आ जाइए क्वेश्चन बैंक देखिए। क्वेश्चन बैंक में देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में बाकी सब वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अपना आंसर देने का वही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। फर्क कहां पड़ेगा इस क्वेश्चन में? खास बात क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन आया, काफी सारे स्टूडेंट्स ने गलत ही किया। गलत करने का कारण बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में 2 एसएससी दे दिए गए, ए और बी। क्वेश्चन में एक काम किया गया कि स्टार्टिंग की गई कि मिस्टर ए की इंफॉर्मेशन ये है, फिर चलते चलते बी की इंफॉर्मेशन शुरू हो रही है, फिर अभी बी की बात कंप्लीट हुई नहीं, दोबारा ए की बात शुरू हो रही है, फिर वापस बी की बात शुरू हो रही है। तो स्टूडेंट से गलती क्या हो गई? उन्होंने ए वाला जब सोल्यूशन कर रहे थे उसमें बी वाली इंफॉर्मेशन अप्लाई कर ली, गलत हो गया, ठीक है। इंस्टीट्यूट ये करके क्या बता रही है? ये बता रही है कि आपके पास कई बार क्लाइंट आते हैं, 2 साथ में आते हैं, दोनों आपके पास रिटर्न फाइल करवाने के लिए आ रहे हैं, और दोनों कभी एक स्टार्ट हो जाता है, कभी दूसरा अपनी बात स्टार्ट करना शुरू कर देता है, अपनी दोनों बात अलग अलग बोल रहे हैं आपको,
ठीक है, दोनों को रिटर्न फाइल आपसे करवाना है। तो आप अपना माइंड कंट्रोल कैसे रखोगे? अलग अलग पेपर उठाओगे कि आप बोलो, फिर उसकी इंफॉर्मेशन नोट कर ली, जब तक दूसरा बोल रहा है उसको मना नहीं करोगे, बोलो, वो बोलता है दूसरे पेपर पे उसकी इंफॉर्मेशन लिखोगे, ऐसे ही करोगे। तो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है? जब ए की इंफॉर्मेशन दे रखी हो तो ए की पढ़नी है, बीच में बी की इंफॉर्मेशन आए उसको इग्नोर करना है। पहले ए की वर्किंग कर लेनी है सारी, फिर वापस क्वेश्चन पढ़ना है और पढ़ते वक्त सिर्फ बी की बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, माइंड कंट्रोल, दिमाग पे कंट्रोल रखना है। नहीं तो क्या होगा, बी का कर रहे हैं हम सॉल्यूशन और उसमें ए की इंफॉर्मेशन कहीं अप्लाई कर दी, सॉल्यूशन गलत। एक इसमें ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट वही जो अभी मैंने कहा, कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। मिस्टर ए एंड बी कंस्ट्रक्टेड देयर हाउसेस ऑन ए पीस ऑफ लैंड परचेज बाय देम एट न्यू दिल्ली। तो इन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया, लैंड परचेज की, प्लॉट परचेज किया, उस पर कंस्ट्रक्शन करवाया। द बिल्ट अप एरिया ऑफ ईच हाउस वाज 1000 स्क्वायर फीट। हमें मकान के साइज से कोई मतलब नहीं होता है कितने स्क्वायर फीट का है। ग्राउंड फ्लोर एंड इक्वल एरिया इन द फर्स्ट फ्लोर। इसका मतलब मकान का स्ट्रक्चर कैसा है? मकान में 2 फ्लोर हैं, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, और दोनों का इक्वल एरिया है। ठीक है, फिर ए की बात शुरू हो रही है। ए स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, ए ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। कब? 1 अप्रैल 2020 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर बी की इंफॉर्मेशन दे रखी है कि बी ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। बी की एक लाइन देने के बाद दोबारा ए की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो हाल फिलहाल मैं बी की इंफॉर्मेशन इग्नोर करता हूं, ए की इंफॉर्मेशन नोट डाउन करता हूं मैं। ए ऑक्यूपाइड द एंटायर हाउस। ए ने मकान ऑक्यूपाई कर लिया। ए का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ? 31 मार्च 2021 को, और उसने मकान ऑक्यूपाई अगले दिन 1 अप्रैल 2021 से कर लिया। अब दोबारा बी की इंफॉर्मेशन आ रही है, इसको मैं इग्नोर कर लूंगा। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ यहां से यहां तक क्या बी की इंफॉर्मेशन चल रही है, तो इसको मैं इग्नोर करता हूं हाल फिलहाल। अब आगे अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है, आगे अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है कि फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट वर्ड यूज हो रहा है। तो क्या ये ग्राउंड फ्लोर को 1 यूनिट मान रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर को 1 यूनिट मान रहे हैं? यस। तो ईच यूनिट कह रहे, ग्राउंड फ्लोर हो चाहे फर्स्ट फ्लोर हो, मतलब यूनिट ये किसको, एक ग्राउंड फ्लोर अलग यूनिट, फर्स्ट फ्लोर अलग यूनिट, उसको बोल रहे हैं। और ये फेयर रेंट पर एनम दे रखा है 1 लाख। म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट, ये भी ईच यूनिट की है, ग्राउंड फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की। इसका मतलब ये मकान 2 लाख की कितना, 72,000 इंटू 2 टोटल, इतना म्यूनिसिपल वैल्यू हुआ क्या? बताइए। ईच यूनिट, मेरे को जैसे फेयर रेंट का बताओ, फेयर रेंट आपको दे रखा है पर एनम दे रखा है, ये ईच यूनिट का दे रखा है। तो ये जो 1 लाख है, 2 फ्लोर है, तो फेयर रेंट क्या 2 लाख हो गया क्या? बिल्कुल। इसको 1 यूनिट कहा जा रहा है ग्राउंड फ्लोर को, और फर्स्ट फ्लोर को 1 यूनिट, दूसरी यूनिट ये हो गई 2 यूनिट है। फिर म्यूनिसिपल टैक्स पेड, लैंडलॉर्ड एसएससी ने पे किया है। रिपेयर मेंटेनेंस चार्जेस भी दे रखे हैं, लेकिन ये इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, इसका
कोई डिडक्शन नहीं मिलता हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ठीक है, फिर मिस्टर ए के हाउसिंग लोन की डिटेल दे रखी है। मिस्टर ए ने हाउसिंग लोन लिया 20 लाख का, 12% इंटरेस्ट रेट है पर एनम, और उसने लोन लिया था 1 अप्रैल 2020 को। फिर बी की इंफॉर्मेशन दे रखी है, मुझे कोई मतलब नहीं हाल फिलहाल 20 से, और मैंने इंटेंशनली अभी जो ए की मार्किंग की है वो जो ग्रीन कलर से की है। बी के लिए मैं मार्किंग अलग कलर से करूंगा, समझे, ताकि मेरे को ध्यान रहे ए की इंफॉर्मेशन यही है। तो अब ए का इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, ए के लिए बोल रहे हैं, ए ने प्रॉपर्टी लेट आउट की है या नहीं, बताइए। ए की इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद बताइए उसको एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा है? 0। उसने लेट आउट नहीं किया है, उसने लेट आउट नहीं किया है, उल्टे उसने उस पूरे मकान को ऑक्यूपाई कर लिया है। क्या ये लाइन आपको ये नहीं जताती कि ये मकान एसओपी है? ये मकान एसओपी है। अब एसओपी प्रॉपर्टी के लिए पता ही रहता है कोई डिडक्शन नहीं मिलता, एनुअल वैल्यू निल होती है। आप लिख देंगे एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2। लिखने में सेक्शंस का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ठीक है। कई सारे टीचर्स आपको मिलेंगे, बोलेंगे नहीं इस सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप सेक्शन नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स कटेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, आप पूरा सही भी करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्वेश्चन में सेक्शन लिखने के मार्क्स होते हैं, कोई बोले चाहे नहीं बोले, होते हैं। और क्योंकि सीए प्रोफेशन का ये सबसे कोर सब्जेक्ट है, तो आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पूरा डूब के पढ़ना होगा, सेक्शन के साथ ही अपनी बात करनी होगी, ठीक है। तो एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 निल, और कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? इंटरेस्ट का ही मिलेगा, बस इंटरेस्ट का ही मिलेगा। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, फेयर रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल टैक्स पेड भी किए हैं ए ने म्युनिसिपल टैक्स पेड भी किए हैं, कोई डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलेगा। मतलब इस क्वेश्चन में क्या चेक किया जा रहा है कि आप कोई इंफॉर्मेशन पढ़ते वक्त कितने टेंस हो जाते हो, कितना आपका दिमाग उलझता है, और आपको साबित करना है कि आप दो एसएससी की इंफॉर्मेशन साथ में आ जाए तो आपका दिमाग जो है विचलित नहीं होता है, कंट्रोल में रहता है, और आप सॉल्यूशन सही कर पाते हो। ये चेक किया जा रहा है, ठीक है। तो बी की इंफॉर्मेशन को इग्नोर किया, सिर्फ ए को इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा। अब ए ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कब किया था? ए ने कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2020 को, और कंप्लीट भी हो गया। क्या सेम फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ? अच्छा, लोन कब लिया था ए ने? 1 अप्रैल 2020 को ही, और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट भी कर दिया, और उसका कंस्ट्रक्शन सेम फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट भी हो गया 31 मार्च 2021। जब कंस्ट्रक्शन और जब लोन लेने की डेट और कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट एक ही फाइनेंशियल ईयर में फॉल करती है, तो उस केस में पीसीपीआई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? लोन लेने की डेट से आपका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होता है, फिर कंस्ट्रक्शन 31 मार्च को कंप्लीट हो गया, तो लोन लेने की डेट 1 अप्रैल 2020, आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 31 मार्च 2021 को। लोन रीपेमेंट की डेट नहीं दे रखी है। अब कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट एग्जैक्ट 31 मार्च 2021 है, तो इससे पहले की 31 मार्च, इससे पहले की 31 मार्च, वो तो लोन लेने की डेट से भी ऊपर चली गई, तो इस केस में नो पीसीपीआई वाली सिचुएशन आ गई।
तो इस सिचुएशन में सारा करंट ईयर का ही इंटरेस्ट होगा। बात समझ आ गई? तो ए के लिए सिर्फ हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसकी एनुअल वैल्यू हमने लिख दी, उसकी प्रॉपर्टी का नेचर हमने लिख दिया कि ये एसओपी थी पूरे 12 महीने। सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन कैलकुलेट करना है। हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होगा? 1 अप्रैल 2020 से शुरू और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ 31 मार्च 2021 को, तो उससे पहले की 31 मार्च वो हुई 31 मार्च 2020। तो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड तो कुछ है ही नहीं। करंट ईयर का ही इंटरेस्ट रहेगा सारा का सारा, तो 20 लाख का 12% 2,40,000। बट चूंकि मकान हमारा एसओपी है, तो फिर इंटरेस्ट के डिडक्शन को हमको रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 2 लाख तक। ठीक है? क्या एनहांस्ड लिमिट 2 लाख अवेलेबल हो रही है? किसके लिए लिया गया लोन? कंस्ट्रक्शन के लिए। किसके लिए लिया? चेक करें। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 99 के बाद से लिया है कि नहीं? तीसरी कंडीशन, परचेस कंस्ट्रक्शन लोन लेने की डेट से फाइनेंशियल ईयर एंड से 5 साल के अंदर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है? हो गया, 1 साल में ही कंप्लीट हो गया। ठीक है? और मनी लेंडर का सर्टिफिकेट वो तो मियर फॉर्मेलिटी है, उसे ले ही लेंगे हम, सर्टिफिकेट रिटर्न के साथ एनक्लोज कर ही लेंगे। तो चारों कंडीशन सेटिस्फाइड, एनाउंस लिमिट रहेगी 2 लाख की। तो एक्चुअल इंटरेस्ट आ रहा है हमारा 2,40,000। इसको रेस्ट्रिक्ट कर लेंगे हम, रोक देंगे 2 लाख तक। ये ए का हो गया। ठीक है? अब बी की इंफॉर्मेशन। बी की इंफॉर्मेशन, बी के लिए मैं ब्लू कलर से मार्किंग करूंगा। बी ने भी कंस्ट्रक्शन किस पे शुरू किया? प्लॉट पे। मतलब बी ने भी डायरेक्ट परचेज नहीं किया है, कंस्ट्रक्शन करवाया है क्या? यस। बिल्टअप एरिया से हमें कोई मतलब नहीं, उसके भी मकान का ऐसा ही स्ट्रक्चर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर और ऊपर फर्स्ट फ्लोर, और दोनों को अलग अलग यूनिट माना जाएगा। अब बी की इंफॉर्मेशन शुरू होती है। बी स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन कब? 1 अप्रैल 2019 को कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया, कंप्लीट हुआ 30/6/2021 को। 30 जून 2021 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग डेट हमारे लिए मायने नहीं रखती, हमारे लिए 2 डेट्स मायने रखती हैं। कंस्ट्रक्शन स्टार्टिंग डेट को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, हमेशा कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन डेट को इंपॉर्टेंस दी गई है, और लोन लेने की डेट। तो कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ हमें मतलब ही नहीं था, हमें तो मतलब है लोन कब लिया गया। ठीक है? वो आगे आएगी इंफॉर्मेशन। अब बी की और इंफॉर्मेशन कहां आ रही है? However, B occupies the ground floor. B ने, देखिए, कंस्ट्रक्शन ही जब 30 जून 2021 को कंप्लीट होगा तो उसके बाद से ही तो ऑक्यूपाई कर पाएगा। 30 जून तक तो कंस्ट्रक्शन ही चल रहा था, तो उसके बाद से वो 1 जुलाई से ऑक्यूपाई कर रहा है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर लेट आउट कर दिया है। 15,000 रुपए पर मंथ रेंट है। इसका मतलब बी के एंगल से हम देखें, मिस्टर बी के एंगल से देखें, ग्राउंड फ्लोर जो है वो एसओपी है और फर्स्ट फ्लोर एलओपी है। 15,000 पर मंथ रेंट है, फर्स्ट फ्लोर लेट आउट कर रखा है। बट टीनेंट ने प्रॉपर्टी फिर वैकेट कर दी 31 दिसंबर 2021 को। 31 दिसंबर 2021 को टीनेंट के प्रॉपर्टी वैकेट करने के बाद मिस्टर बी ने पूरे ही मकान को, एंटर हाउस को, देखिए फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर तो उसके ही था, एसओपी था, फर्स्ट फ्लोर किराए पर दे रखा था, बट फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पूरा एंटायर हाउस उसने एसओपी बना डाला। कब से? जनवरी 2022 से लेकर मार्च 22 तक। ठीक है? अब इसको क्या मैं ऐसे बोलूं कि एसओपी तो ये पूरा 12 महीने रहा, बोलो एसओपी पूरे 12 महीने था कि नहीं, बोलो। लेट आउट कब से किया गया?
लेट आउट 1 जुलाई से किया गया क्या? लेट आउट 1 जुलाई से किया गया और बाद में वैकेट भी हो गया, एसओपी हो गया वो। तो फर्स्ट फ्लोर जो है, क्या मैं यूं बोलूं कि ये जो फर्स्ट फ्लोर है एलओपी कब से कब तक रहा? 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक। जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने। तो 6 महीने ये एलओपी रहा एक्चुअली। और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने एसओपी हो गया। मकान इस तरीके का है। और उससे पहले अप्रैल, मई, जून तो कंस्ट्रक्शन ही कंप्लीट नहीं था। अभी हम थोड़ी देर पहले कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर वाला प्रोविजन समझ के आए। तो बताइए, इस सिचुएशन में एक्सपेक्टेड रेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी वो कितने महीने की ली जाएंगी? 9 महीने की ली जाएंगी कि नहीं? एक्सपेक्टेड रेंट से रिलेटेड कितनी इंफॉर्मेशन होती है जो एक्सपेक्टेड रेंट को निकालने में काम आती है? क्या क्या काम आता है? फेयर रेंट, वो भी 9 महीने की लेना है। म्युनिसिपल वैल्यू, वो भी 9 महीने की लेनी है। स्टैंडर्ड रेंट अगर हो तो वो भी 9 महीने का लेना है। तब जाके एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 9 महीने का आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन जब आया था एग्जाम में, लगभग सबने ही गलत किया। क्यों? एक तो उनको कंप्यूटेशन फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर वाला बात ध्यान ही नहीं रही, और ए और बी इसमें उलझ गए। चलिए, तो बी का सॉल्यूशन करते हैं। बी की प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन ही 30 जून 2021 को कंप्लीट हुआ है, इसलिए एक्सपेक्टेड रेंट से रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन हम 9 महीने की लेंगे। क्या ग्राउंड फ्लोर एसओपी रहा, बट वो मकान का 50% पोर्शन हुआ कि नहीं? और जो फर्स्ट फ्लोर है वो भी 50% पोर्शन हुआ कि नहीं? और वो एसओपी रह गया 3 महीने। फर्स्ट फ्लोर जो लेट आउट था पहले, फिर बाद में एसओपी हो गया। एसओपी होने का बेनिफिट फर्स्ट फ्लोर के लिए मिलेगा या नहीं? 3 महीने जब वो एसओपी था फर्स्ट फ्लोर, जनवरी टू मार्च, तब हम उतने पीरियड की एनुअल वैल्यू ले पाएंगे या नहीं? नहीं ले पाएंगे। हम एक भी दिन अगर प्रॉपर्टी लेट आउट रही है तो एसओपी होने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 का रेस्ट्रिक्शन। ठीक है। इसका मतलब ये पूरे 12 महीने के लिए एलओपी ही मानी जाएगी। तो पूरे 12 महीने के लिए ये एलओपी रहेगी, एसओपी इसे माना ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है, बी हैज अवेल्ड हाउसिंग लोन, 12 लाख का लोन है, 10% इंटरेस्ट रेट है, और उसने लोन लिया कब? 1 जुलाई 2020 को। 1 जुलाई 2020 को उसने लोन ले लिया था। देखिए, अब लोन लेने की डेट 1 जुलाई 2020 है। स्टूडेंट्स इस बात में भी ऑब्जेक्शन करते हैं कि सर कंस्ट्रक्शन इसका 1 जुलाई 2019 से स्टार्ट हो गया था और लोन तो इसने 1 जुलाई 2020 को लिया, तो लोन लेने से पहले कंस्ट्रक्शन कैसे स्टार्ट हो गया? पहले उसने सोचा अपने पैसे से शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन, तो शुरू कर दिया। 1 जुलाई 2019 से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। बाद में पता पड़ा कि नहीं, काम ज्यादा और कराना है, पैसा चाहिएगा, तो बाद में लोन लिया। उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। और क्लियर बोल दिया है, दोनों लोन्स जो थे रीपे हुए ही नहीं है। 31 मार्च 2022 तक रीपे नहीं हुए। दोनों की इनकम कंप्यूट करनी है। तो सबसे ज्यादा खास क्या होता है? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। इंटरेस्ट के लिए लोन लेने की डेट आपको दी गई है, 1 जुलाई 2020 से लोन लिया गया है। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट क्या है? बी का कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ है? 30 जून 2021 को। ठीक है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहां से होगा?
प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट 1 जुलाई 2020 से होगा, लोन लेने की डेट से। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट चूंकि 30 जून 2021 को हुआ है, 30 जून 2021 को हुआ है, तो उससे पहले की 31 मार्च, 31 मार्च 2021। तो ये मेरा हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। इतने पीरियड का ये कितना टाइम पीरियड हुआ? 9 महीने। ये हुए 9 महीने। तो 12 लाख लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट 10%, 9 महीने का ब्याज 90,000, बट ये तो 5 किस्तों में अलग होगा। डिवाइड बाय 5 कर लो तो एक किस्त बनेगी 18,000। ये कब से अलग होगी? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब से अलग होगी? जब परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। कंप्लीट कब हुआ है? 30 जून। कब हुआ है कंप्लीट? 30 जून 2021 को हुआ है। 30 जून 2021 को हुआ है। ये डेट किस ईयर में फॉल करती है? 21-22 में। तो पहली किस्त की छूट 21-22 से मिलेगी जब परचेस कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो 21-22 से ये मैं यूं लिख दूं क्या कि ये जो पीसीपीआई है, पीसीपीआई, ये इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, फिर पीसीपीआई खत्म हो चुका है मेरा। कब खत्म हो चुका है? 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया। 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया। तो इसके बाद का करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा, मतलब 21-22 का इंटरेस्ट करंट ईयर का होगा। तो पूरा का पूरा 12 लाख का 10%, 1,20,000 दोनों जोड़ दिए, पीसीपीआई और करंट ईयर इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट हुआ 1,38,000। टोटल इंटरेस्ट हुआ 1,38,000। बट मकान का स्ट्रक्चर क्या है? आधा एसओपी, आधा एलओपी। तो जो इंटरेस्ट आया था एसओपी पोर्शन में सिर्फ इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। तो 1,38,000 का 50%, 69,000। एसओपी पोर्शन की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आ जाएगी, नेगेटिव 69,000। और एलओपी पोर्शन का कैलकुलेशन करते हैं। इसमें तो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। तो फेयर रेंट ये ईच यूनिट का है, तो क्या फर्स्ट फ्लोर का है मान लो 1 लाख, बट ये तो पर एनम है, मेरे को 9 महीने का चाहिए। तो 1 लाख को मैं 9 महीने पर लाऊं, 1 लाख इंटू 9/12, तो 75,000। म्यूनिसिपल वैल्यू ईच यूनिट की दे रखी है 72,000, बट ये भी पर एनम है। इसको भी 9 महीने पर लाऊं तो 72,000 इंटू 9/12। ठीक है, स्टैंडर्ड रेंट है नहीं, तो जेड वैल्यू क्या आएगा? हायर दोनों का। फेयर रेंट, म्यूनिसिपल वैल्यू इसका हायर, वो हो गया 75,000। स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, यही बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। तो क्या मेरा एक्सपेक्टेड रेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी मैंने 9 मंथ्स की ली कि नहीं ली? वही लेनी थी, इस बात का ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी एक्चुअली लेट आउट तो 6 महीने थी, जुलाई टू दिसंबर। फिर 1 जनवरी से तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड यूज करना शुरू कर दिया था। और एक्चुअल रेंट हमेशा एक्चुअली लेट आउट पीरियड का ही लिया जाता है, इसलिए वो तो 6 महीने का ही लेंगे। क्या वो भी 9 महीने का लोगे क्या? बताओ। एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का लिया जाता है, तो 6 महीने का ही होगा। 90,000। अब एक्चुअल रेंट ज्यादा है, टेबल की सेकेंड रो लग जाएगी, एक्चुअल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां पर बताइए रॉ नंबर 4 लगेगी या नहीं वो टेबल वाली? कि एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से ड्यू टू एसओपी। आपके दिमाग में ऐसी बात आई कि नहीं आई कि एक्चुअल रेंट कम है ड्यू टू एसओपी? कम कहाँ है जो देखना है? एसओपी की वजह से, अदर रीजन की वजह से, या वैकेंसी की वजह से? वो सब कब देखना होता है? जब एक्चुअल रेंट कम हो। ज्यादा है एक्चुअल रेंट, इस सिचुएशन में रॉ नंबर
2 ही लगेगी तो एक्चुअल रेंट ही बन जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई है, म्यूनिसिपल टैक्स लेस करना है। म्यूनिसिपल टैक्स आपको दे रखा है, ए का कितना है 8000। क्या 8000 पूरा लेस किया जाए? ये पूरे मकान का है। क्या बोला पर यूनिट का है? बोला कि नहीं? बोला था म्यूनिसिपल टैक्स के लिए ये 8000 पर यूनिट का है, बोला कि नहीं? नहीं, नहीं बोला। इट मींस ये पूरे मकान का है। तो 50% करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, तो 50% कर दीजिए। तो म्यूनिसिपल टैक्स लेस होने के बाद नेट एनुअल वैल्यू आ गई, आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो और लेट आउट पोर्शन 50% है, तो नीचे जो आपने इंटरेस्ट कंप्यूट किया था 1,38,000 उसका भी 50% कर दीजिए, तो इंटरेस्ट भी लेस हो जाएगा। और बट ये क्या, आपका ग्राउंड फ्लोर में भी लॉस, फर्स्ट फ्लोर में भी लॉस, दोनों लॉस जुड़ गए। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव। हम पढ़ चुके हैं अगर हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में लॉस आता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? करंट ईयर की अदर इनकम से हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 2 लाख तक, 2 लाख तक हम उसको करंट ईयर का करंट ईयर में सेट ऑफ कर सकते हैं। बताइए, सपोज अगर लॉस 5 लाख का हो और आपकी करंट ईयर की इनकम और दूसरी 10 लाख है, हाउस प्रॉपर्टी एक्ट से आपका लॉस 5 लाख है, आप 2 लाख जितना ही सेट ऑफ करा पाओगे? बाकी का 3 लाख अनएब्जॉर्ब रहेगा। अब एक बात, क्या कैरी फॉरवर्ड भी 2 लाख ही करना है या पूरा का पूरा 2 लाख जितना सेटअप हो गया? टोटल 5 लाख था, 5 लाख में से 2 लाख जितना आपका करंट ईयर के अदर इनकम से सेटअप हो गया, बाकी 3 लाख बचा। तो 3 लाख पूरा उसको कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे पूरे 3 लाख को, या उसमें से भी 2 लाख ही कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो 2 लाख आप करंट ईयर का करंट ईयर से सेट ऑफ करते हो, करंट ईयर की अदर इनकम से, 2 लाख की बात सिर्फ उसके लिए ही बोली गई है। कैरी फॉरवर्ड करने पर 2 लाख की लिमिट नहीं है। बात समझे कि नहीं? फिर नेक्स्ट ईयर में जब वो ब्रॉड फॉरवर्ड बन जाता है लॉस, तो हम उसको हाउस प्रॉपर्टी एक्ट की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। मान लो नेक्स्ट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 4 लाख, तो 3 लाख जो आप कैरी फॉरवर्ड करके लाए थे उसको नेक्स्ट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम 4 लाख से सेटअप पूरा कर पाओगे 3 लाख, या 2 लाख जितना ही कर पाओगे? 2 लाख जितना नहीं पूरा कर पाओगे। यही बात क्लियर करनी थी। गवर्नमेंट जो कह रही है, एक बात ढंग से समझना, 2 लाख जितना सेट ऑफ कर पाओगे वो करंट ईयर का लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का, वो करंट ईयर की अदर इनकम से सेट ऑफ कराने के लिए गवर्नमेंट ने 2 लाख की बात बोली। मतलब करंट ईयर का लॉस एडजस्टमेंट विद करंट ईयर अदर इनकम, उसके लिए 2 लाख की बात बोली। कैरी फॉरवर्ड करने पर 2 लाख की बात नहीं बोली। और ब्रॉड फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी एक्ट का लॉस जब नेक्स्ट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी एक्ट की इनकम से ही सेट ऑफ होता है तो भी 2 लाख की लिमिट नहीं है। 2 लाख की लिमिट सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के लॉस एडजस्टमेंट के लिए ही है। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, अब कंपोजिट रेंट हमने समझ लिया। कंपोजिट रेंट पर भी हम एक क्वेश्चन करते हैं। कंपोजिट रेंट पर क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35। मिस्टर योगीनाथ owns a house property at Prayagraj, UP, which is let out for residential purposes. तो प्रॉपर्टी एक ही है, ए हाउस प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट की है। पर्टिकुलर्स ऑफ विच आर एज फॉलोस। एनुअल रेंट आपका दे रखा है 60,000। अब
कुछ कुछ वर्ड क्वेश्चन में ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, एनुअल रेंट। अब ये फेयर रेंट है या क्या है पता नहीं है, या एक्चुअल रेंट है, फेयर रेंट है, हमें नहीं पता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 48,000, म्यूनिसिपल टैक्स टेनेंट ने पे किए, डिडक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड रिपेयर्स मेड बाय टेनेंट, रिपेयर का डिडक्शन वैसे भी नहीं मिलता है, लैंडलॉर्ड करे चाहे टेनेंट करे, डिडक्शन मिलता ही नहीं है, इररिलेवेंट। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसका भी डिडक्शन नहीं मिलता, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। लेकिन फिर एक बात बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस पेड बाय मिस्टर योगीनाथ। योगीनाथ कौन है, मकान का ऑनर है या टेनेंट है? ऑनर है। मकान के इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस का पेमेंट अगर किराएदार रहेगा तो वो पे करने के लिए लायबल किराएदार रहेगा या मकान मालिक रहता है? किराएदार रहता है, वो लैंडलॉर्ड ने पे कर दिए हैं। इंटरेस्टिंग बात कि योगीनाथ ऑनर हैं, एसएससी हैं, लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस का पेमेंट कर दिया है, जबकि टेनेंट पे करने के लिए लायबल होता है। फिर लिफ्ट मेंटेनेंस चार्जेस का पेमेंट भी योगीनाथ ने किया। तो ये सब खर्चे पे करने के लिए लायबल टेनेंट होता है वैसे, बट लैंडलॉर्ड ने पे कर दिए। ठीक है, तो ये दो खर्चे टेनेंट पे करने के लिए लायबल है, बट लैंडलॉर्ड ने पे कर दिए, इसका ध्यान रखना है अभी। फिर आगे क्या बात बोलिए, कलेक्शन चार्जेस लगे किराया वसूल करने में, कुछ लिटिगेशन एक्सपेंस भी हो गया, मतलब लीगल एक्सपेंडिचर भी हो गया कुछ, इसका डिडक्शन मिलता है क्या? नहीं, ये भी इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। फिर पॉइंट नंबर एफ, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2011-12, 10 साल पुरानी बात बता रहे, he had claimed a deduction of unrealized rent 22,500। उसने क्लेम तो 22,500 किया था, बट उसको अलाउ 16,500 ही हुआ था। तो कितना डिडक्शन क्लेम करने से रह गया, कितना शॉर्ट डिडक्शन है, कितना शॉर्ट है बोलिए? 6,000 शॉर्ट डिडक्शन रहा। ठीक है, फिर इस साल क्या हुआ? 10th अगस्त 2021 को हाउवर ही हैड रिकवर्ड उस डिफॉल्टिंग टेनेंट, सेम टेनेंट से 10,500 की रिकवरी मिली। क्या रिकवरी सेक्शन 25A में टैक्सेबल होती है? यस, लेकिन सेम टेनेंट से ही अगर पास्ट में शॉर्ट डिडक्शन रहा हो तो हम इस रिकवरी से एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो इस 10,500 में से मैं वो पास्ट में 6,000 का जो शॉर्ट डिडक्शन रहा हुआ है वो लेस हो जाएगा कि नहीं? कितना आएगा? 4,500, और इस पर फिर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस होगा कि नहीं? और बाकी जो अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल होगा, और उसका इफेक्ट कहां देना है? अनरियलाइज्ड रेंट की रिकवरी का इफेक्ट हमें क्वेश्चन में कहां उसको प्रेजेंट करना है? बिल्कुल एंड में। क्यों? पहले करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालनी है। ये रिकवरी तो पास्ट ईयर की है, तो इसका इफेक्ट बिल्कुल लास्ट में देना रहता है। तो इसका तो हिसाब किताब हम लास्ट में देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट दे रखी है आपको, बहुत ही पुरानी। ठीक है, इसका इफेक्ट पीसीपीआई पर पड़ता है, बट क्वेश्चन में इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन ही नहीं है। ठीक है, अब
ऊपर जो हमने पढ़ा था एनुअल रेंट, और वो पढ़ के हम कंफ्यूज हो गए थे कि ये फेयर रेंट है या एक्चुअल रेंट है। तब पता मैं नहीं पढ़ा, हमने पढ़ लिया एनुअल रेंट 60,000, हमें पता नहीं पड़ा ये फेयर रेंट है या एक्चुअल रेंट है। अब उस बात का खुलासा अब हो रहा है कि ऊपर जो 60,000 दिया था वो कंपोजिट रेंट है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी प्लस एज वेल एज एमिनिटीज, एमिनिटीज मतलब फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू टेनेंट, टेनेंट को कुछ फैसिलिटीज भी दी गई, तो प्रॉपर्टी प्लस फैसिलिटीज दोनों का 60,000 कंपोजिट रेंट है। तो ये जो ऊपर 60,000 है ये कंपोजिट रेंट है। अब पता पड़ा प्रॉपर्टी का भी इसमें शामिल है और अदर फैसिलिटीज जो टेनेंट को दी गई हैं उसका भी शामिल है। मेरे को बात बताओ कि टेनेंट को लैंडलॉर्ड ने अदर फैसिलिटीज क्या दी हैं? पॉइंट नंबर सी और डी, अदर फैसिलिटीज ये दी हैं। तो क्या मैं यूं बोलूं कि जो टोटल 60,000 है वो कंपोजिट रेंट है, उसमें से ये टोटल कितना हुआ 7,800, ये टोटल अदर फैसिलिटीज का किराया है। अदर फैसिलिटीज का किराया 60,000 के अंदर शामिल था 7,800, ये अदर फैसिलिटीज का रेंट है। ठीक है, और बाकी का बैलेंसिंग फिगर कितना रहा 52,200, ये बिल्डिंग का है। तो अब क्या सेपरेबल है या नहीं? सेपरेबल है। तो सेपरेबल अगर है तो अदर फैसिलिटीज का किराया मैं कहां डालूं, या तो पीजीबीपी हेड में या अदर सोर्सेस हेड में। मैं इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हेड में बता दूंगा, और जो बिल्डिंग वाला किराया है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में शो कर दूंगा। बात समझ आ गई? तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में सिर्फ, अब एक बात और, कई बार जब आपको फेयर रेंट नहीं दे रखा होता है तो आप एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स को फेयर रेंट के रूप में लेते हो कि नहीं? इसका मतलब इस केस में एक्चुअल रेंट और फेयर रेंट एक ही है, 52,200। तो फेयर रेंट भी यही है, लिख दिया मैंने, यही है। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 48,000 लिख दी। जेड वैल्यू विच एवर इज हायर 52,200। स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, यही बन गया मेरा एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्चुअल रेंट भी यही है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या हो गई 52,200। टेनेंट ने पे किया म्युनिसिपल टैक्स, इसलिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेट एनुअल वैल्यू यही हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लेस हो जाएगा एनएवी का। इंटरेस्ट था ही नहीं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये करंट ईयर की आई है, पहले करंट ईयर का मसला सॉल्व करना है। करंट ईयर की इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल ली हमने, और बिल्कुल एंड में हमको रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का इफेक्ट देना है, क्योंकि ये तो पास्ट ईयर की इनकम है जो करंट ईयर में रिसीव हुई है, तो इसका इफेक्ट बिल्कुल एंड में देना रहता है। तो हम डिस्कस कर चुके कि अनरियलाइज्ड रेंट वास्तव में था कितना 22,500, बट डिडक्शन हमको मिल पाया 16,500। 6,000 का शॉर्ट डिडक्शन रहा था, जो अभी रिकवरी हमको मिली 10,500, इसमें से हमने वो शॉर्ट डिडक्शन क्लेम कर लिया, तो बैलेंस रिकवरी बची 4,500। इसमें से भी 30% और लेस हो जाएगा स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम का, और बाकी का टैक्सेबल। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टोटल इतनी टैक्सेबल होगी।
नीचे कमेंट लिखना जरूर कि रिपेयर का फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन चार्जेस, लिटिगेशन एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में। ठीक है, स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि बस जहां कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट लिखा, कमेंट नीचे कुछ नहीं लिखा। हाँ, बैलेंस रिकवरी जो है जिसमें से शॉर्ट डिडक्शन लेस हो गया, फिर जो बैलेंस रिकवरी आई उसमें से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और लेस होगा। ठीक है, अब आज क्लास 9 बजे तक है 5 मिनट का ब्रेक दे देता हूं आपको। चलिए अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27, या इससे भी पहले हम आ जाते हैं। हाँ जी, आ जाएंगे आ जाएंगे। चलिए मिसक्लेनियस प्रोविजंस में आ जाइए। उसमें हम बात करते हैं डिस्प्यूटेड ऑनरशिप। देखिए हमने पढ़ा एसएससी ऑनर होना चाहिए, चार्जिंग सेक्शन 22 में पढ़ा, तब लगा कि एक्चुअल ऑनर होना चाहिए। फिर सेक्शन 27 पढ़ा, तब लगा कि हाँ डीम्ड ऑनर भी हो सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्यूटेड ऑनरशिप। सपोज एक प्रॉपर्टी है, दो ब्रदर हैं, दोनों के बीच में डिस्प्यूट है, वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है, दोनों को डिस्प्यूट है कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वो डिस्प्यूटेड ऑनरशिप वाली जो प्रॉपर्टी है उसकी रेंटल इनकम किसको टैक्सेबल होगी। तो दे रखा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी उसको टैक्सेबल होगी इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्सन। किसको टैक्सेबल होगी, जिसके पास उस प्रॉपर्टी का पोजीशन है या जिसको रेंट एक्चुअली रिसीव हो रहा है। तो मैंने कहा सपोज दो ब्रदर हैं, दोनों के बीच में ऑनरशिप को लेकर डिस्प्यूट है। तो अगर वो प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है तो हम क्या देखेंगे, पोजीशन किसके पास है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है एक्चुअली लेट आउट नहीं हो तो डीएलओपी हो वो, तो देखना पड़ेगा डीएलओपी किसके लिए है, जिसके पास पोजीशन है। अगर वो लेट आउट हुई तो हम देखेंगे रेंट एक्चुअली किसको रिसीव हो रहा है। तो डिस्प्यूटेड ऑनरशिप के केस में उसको टैक्सेबल किया जाएगा। पहला मुद्दा, जिसके पास या तो पोजीशन है या जिसको रेंट एक्चुअली रिसीव हो रहा है। अब हमने एक बात की थी कि अगर मोर देन 2 एसओपी एनओपी होती है तो ज्यादा से ज्यादा 2 हाउस प्रॉपर्टी हम एसओपी एनओपी ले सकते हैं, जो एक्सेस वाली हैं वो डीएलओपी मानी जाएंगी। अब और डीएलओपी प्रॉपर्टी के केस में हमने समझा एक्सपेक्टेड रेंट बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। बताइए अगर एसएससी टैक्स प्लानिंग करना चाहे, बोले कि वो मेरी डीएलओपी नहीं है, वो मेरे बिजनेस में यूज आ रही है, उसमें से किसी को शॉप बना ले, किसी को ऑफिस बना ले, किसी को गोडाउन बना ले, तो क्या कितनी भी प्रॉपर्टीज वो अपने बिजनेस में काम में ले सकता है क्या? यस, एसएससी कितनी भी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज अपने बिजनेस में काम में ले, उन सारी प्रॉपर्टीज पर जिनको वो अपने बिजनेस प्रोफेशन में काम में ले रहा है उन पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा ही नहीं। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? चार्जिंग सेक्शन 22 की थर्ड कंडीशन, हाउस प्रॉपर्टी हेड अप्लीकेबल उस हाउस प्रॉपर्टी पर नहीं होता है। वहां थर्ड कंडीशन में क्या दे रखा था, हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी यूज्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ हिज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। तो अगर एसएससी खुद के ओन बिजनेस और प्रोफेशन में वो प्रॉपर्टी काम में ले रहा है तो फिर उस पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा ही नहीं। तो ये एक तरीके से एग्जम्पशन हुआ।
तो एसएससी एनी नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज अपने बिजनेस प्रोफेशन में काम में ले सकता है, उन पर हाउस प्रॉपर्टी हेड लगेगा ही नहीं। तो ये एक तरीके से एग्जम्पशन है। ठीक है, फिर एक छोटा सा और पॉइंट, सपोज आपका जो मकान है वो प्राइम लोकेशन पर है, वहां अच्छा मार्केट डेवलप हो गया है। एक कंपनी आपके पास आई और कंपनी ने बोला कि आपके मकान में जो बालकनी बनी हुई है उसके आउटर पोर्शन पर हम अपनी कंपनी का होर्डिंग लगाना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पर, बदले में हम आपको कुछ अमाउंट पे कर देंगे। तो क्या आपने उस कंपनी को अपने मकान का ऑक्यूपेशन दिया है क्या, रहना अलाउ किया है क्या? अब आपको इस केस पे रेंट मिल रहा है कुछ, तो क्या ये रेंट हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करने के एवज में मिला है क्या? नहीं। तो ये रेंट कहां टैक्सेबल हो? तो ये रेंट अदर सोर्सेज हेड में टैक्सेबल होगा। तो इस बात को मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा, मिस्टर डी हु इज डिराइविंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसको 52,000 मिला ऑन अकाउंट ऑफ डिस्प्ले ऑफ एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग्स ऑफ वेरियस कंसर्न्स और इंस्टॉलेशन ऑफ मोबाइल टावर बाय मोबाइल कंपनीज ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। कई बार मोबाइल कंपनीज आती है, बोलती है कि हमें टावर लगाना है, आप अपनी छत पर लगाना अलाउ करें, बदले में हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, रेंट मिल रहा है। तो इस सिचुएशन में ये रेंट हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में टैक्सेबल नहीं होगा। कहां टैक्सेबल होगा? ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्ट में टैक्सेबल होगा। फिर एक पॉइंट और दे रखा है, एनुअल चार्ज। ये क्या होता है? इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक फादर ने बोला कि मैं अपने सन को प्रॉपर्टी दे रहा हूं, मेरे मरने के बाद मेरे सन की रहेगी, बट इस शर्त पर मैं मेरे सन के नाम प्रॉपर्टी करता हूं कि मेरे मरने के बाद वो अपनी मदर को हर महीने 5,000 रुपए देगा। ठीक है, तो पूरे साल का कितना दिया? 60,000। तो बताइए इस 60,000 का डिडक्शन सन को हाउस प्रॉपर्टी हेड में मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। ये कहलाता है एनुअल चार्ज, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फाइनली दे रखा है, विल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन अंडर हाउस प्रॉपर्टी हेड। देखिए, फादर ने वसीयत लिखी सन के नाम कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी सन की है, लेकिन एक शर्त डाल दी वसीयत के अंदर कि मेरे मरने के बाद प्रॉपर्टी सन की तो हो जाएगी, बट एक शर्त है कि मेरे मरने के बाद ये अपनी मदर को 5,000 रुपए पर मंथ दे। इसी शर्त पर ही प्रॉपर्टी इसके नाम करता हूं। तो अब सन फादर की डेथ के बाद मदर को प्रॉपर्टी मदर को 5,000 रुपए पर मंथ दे रहा है, और कुछ पोर्शन उसने लेट आउट किराए पर भी दे दिया है, लेट आउट कर दिया है। तो सन को लेट आउट करने से रेंटल इनकम मिल रही है, बट वो उस रेंटल इनकम में से 5,000 पर मंथ मदर को भी दे रहा है। उसका आर्ग्यूमेंट है कि जो रेंट रिसीव होता है उसमें से 5,000 पर मंथ तो मैं मदर को भी देना पड़ता है, तो ये डिडक्शन मुझे मिलना चाहिए। मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा। क्यों? हाउस प्रॉपर्टी एक्ट में सिर्फ 3 डिडक्शन अलाउ है बस, म्युनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट, और ज्यादा से ज्यादा अनरियलाइज्ड रेंट का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। है वो बेसिकली डिडक्शन ही, बट उसको नाम एडजस्टमेंट दिया गया है। ठीक है, तो एनुअल चार्ज ये चीज कहलाती है एनुअल चार्ज। एनुअल चार्ज का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये तो हमने सन के एंगल से बात कर ली कि सन
ये डिडक्शन लेना चाह रहा है, नहीं मिलेगा उसको। बात कंप्लीट। मदर के एंगल से बात करें, मदर को हर महीने 5,000 रुपए सन से रिसीव हो रहे हैं, मदर को ये इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं? और अगर होगी तो कौन से हेड में होगी? अदर सोर्सेस हेड में होगी। ये बात हम अदर सोर्सेस हेड में पढ़ेंगे। अब हाँ, एग्जाम्पल दे रखा है मैंने, अभी जो मैंने बात बोली वही तो दे रखा है एग्जाम्पल में, कि मदर को 5,000 रुपए किस बात के दोगे? मेंटेनेंस एक्सपेंस, कि मदर को भी कुछ एक्सपेंसेस करने पड़ सकते हैं, तो 5,000 रुपए दिए, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर एक्चुअल रेंट आप जो लिखते हो वो क्या लिखते हो? रिसीव्ड और रिसीवेबल, रिसीव्ड और रिसीवेबल लिखते हो। और अनरियलाइज रेंट रहा तो उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। अब एक बात बताओ, 12 महीने का रेंट आपको मिल चुका है, टीनेंट ने नेक्स्ट ईयर का भी 2 महीने का किराया एडवांस में दे दिया, तो इस साल टोटल 14 महीने का रेंट मिला। तो बताइए, एक्चुअल रेंट जब हम रिसीव्ड और रिसीवेबल लेते हैं तो क्या पूरा 14 महीने का एक्चुअल रेंट लिख दें या नहीं? लिखना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं लिखना चाहिए? क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हेड में एनुअल वैल्यू वर्ड यूज किया गया है। तो जो फ्यूचर पीरियड का एडवांस रेंट अभी करंट ईयर में रिसीव हो गया, वो इस साल की एनुअल वैल्यू का पार्ट नहीं है, तो वो इस साल टैक्सेबल नहीं बताना है। इसका मतलब जिस पीरियड से, जिस ईयर से वो बिलोंग करता है, उसी ईयर में बताना है। तो एडवांस रेंट ऑफ फ्यूचर पीरियड, इफ द एसएससी रिसीव्स एडवांस रेंट relating to future period in the current previous year, then such advance rent shall not be taxable in the year of receipt. Receipt year में taxable नहीं होगा, तो कब होगा taxable? But taxable in the previous year to which it relates. जिस साल का है उसमें taxable होगा, जिस साल रिसीव हुआ है उस साल taxable नहीं होगा। फिर एक चैप्टर के एंड में एक इंपॉर्टेंट कमेंट दे रखा है। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए वो आईसीएआई ने जैसे पैटर्न दे रखा है वैसे किए। अब आप दूसरे ऑथर्स की कुछ कॉलेजेस में, कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ अलग बुक्स भी चलती हैं, तो आप जब वो बुक्स खोलोगे तो 3 मैटर पर आपको सॉल्यूशंस अलग मिलेंगे। कौन से मैटर है? वो 3 मैटर हैं, 3 पॉइंट्स पर आपको ट्रीटमेंट अलग मिलेगा, और उसके लिए डिफरेंट ओपिनियंस हैं कि वैकेंसी पीरियड का ट्रीटमेंट क्या रहता है, अनरियलाइज्ड रेंट का ट्रीटमेंट क्या रहता है। अगर पार्टली एसओपी प्रॉपर्टी है, पार्टली एलओपी प्रॉपर्टी है, तो उसका ट्रीटमेंट अलग अलग बुक्स में अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन किया है। हमें उन सब में कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो भी पैटर्न समझा है वो आईसीएआई के हिसाब से समझा है। जितने भी क्वेश्चंस, एग्जांपल्स हमने किए वो सब आईसीएआई ने अपने स्टडी मटेरियल में जो दे रखा है उसके हिसाब से ही किया। और मैं आपको कहूंगा, अगर बीकॉम भी आपके है साथ में, तो हो सकता है कभी आप बीकॉम के लिए भी इनकम टैक्स के लिए कोई और बुक देखें, तो ये जो हेड है वो दूसरी बुक से कभी मत करना। वो करने से क्या हो जाएगा, आप उन पॉइंट्स पर आके, इन 3 पॉइंट्स पर आके कंफ्यूज हो जाओगे, और आपको जो समझाया गया है वो सब हिल जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब कोई बोले कि तो मेरे को कॉलेज वाला पेपर भी देना है, तो मैं ये आईसीएआई वाला पैटर्न से वहां कर दूं तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? नहीं, मतलब कॉलेज
कि बीकॉम वगैरह के भी जो एग्जाम्स हैं अगर किसी के, उसमें भी अगर आता है तो आप आईसीआई के पैटर्न से कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये वाला पार्ट कल डिस्कस करेंगे। अब आ जाइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया? 27 नहीं दिया था। चलिए 27, क्वेश्चन नंबर 27। मिस्टर डी has a house property situated in Jodhpur, Rajasthan, which consists of 2 units. तो मकान एक ही है, ए हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें 2 यूनिट्स हैं। यूनिट ए 60% एरिया, फ्लोर एरिया है उसका, और यूनिट बी का 40% फ्लोर एरिया है। यूनिट ए जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, यूनिट ए सेल्फ ऑक्यूपाइड है 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 1 दिसंबर 2021 से उसको लेट आउट कर दिया गया है 10,000 पर मंथ रेंट पर। और यूनिट बी वो भी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए समझी गई थी कि इसको भी सेल्फ ऑक्यूपाई करेंगे, मीन्ट फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन, सोचा तो था सेल्फ ऑक्यूपाई करेंगे, बट वो भी लेट आउट कर दिया। कब से? 1 अक्टूबर 2021 से इसका रेंट है 8,000 पर मंथ। तो मकान के हिसाब से देखें, आपका मकान एक ही है, उसका 60% पोर्शन अलग है, वो यूनिट 1 है, और 40% पोर्शन अलग है, वो यूनिट 2 है। या हम कहें ए यूनिट बी, यूनिट ए यूनिट बी, यूनिट ए 60% एरिया, यूनिट बी 40% एरिया। फिर इनका करेक्टर क्या है? ये एसओपी है या एलओपी है? यूनिट ए 8 महीने के लिए, यूनिट ए 8 महीने के लिए एसओपी है, 4 महीने के लिए एलओपी रह गई। यूनिट बी आपने अक्टूबर से लेट आउट कर दी, उससे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, तो 6 महीने पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड थी और बाकी के 6 महीने एलओपी हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन की और इंफॉर्मेशन क्या है? अदर पर्टिकुलर्स दे रखे हैं, म्युनिसिपल टैक्स पेड हो चुके हैं 40,000, इंश्योरेंस प्रीमियम इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लोन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हमको दी नहीं, बस हमको तो इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दे दी। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसे क्या माना जाए कि हमको सब कुछ कंप्यूट करके दे दिया गया है, और हम ये टोटल इंटरेस्ट है जिसका हमको डिडक्शन लेना है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब एसओपी होने का बेनिफिट न तो यूनिट ए पर मिलेगा न यूनिट बी पर मिलेगा, दोनों यूनिट्स पे नहीं मिलेगा। तो कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू तक क्वेश्चन में मिसिंग है, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, तो ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं है म्युनिसिपल वैल्यू की। फेयर रेंट भी देखा जाए तो दे नहीं रखा है हमको, फॉर्मली तो नहीं दे रखा है। फेयर रेंट दे रखा है क्या? नहीं, बट हमें एक बात पता है, एक्चुअल रेंट पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ में बी टेकन एज फेयर रेंट, तो वो हम ले सकते हैं। यूनिट ए का 1 महीने का किराया 10,000, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, फेयर रेंट आ गया। यूनिट बी का किराया 8,000, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो फेयर रेंट आ गया। स्टैंडर्ड रेंट दे नहीं रखा है, तो यही जो हमारा फेयर रेंट था वही बन गया एक्सपेक्टेड
रेंट, वही बन गया। अब एक्चुअल रेंट यूनिट ए में कितने महीने तक एलओपी था? 4 महीने था, तो 4 महीने का रेंट 40,000। यूनिट ए की बात चल रही है, एक्चुअल रेंट 4 महीने का, एक्चुअली लेट आउट पीरियड का ही लेना होता है, ले लिया 40,000। अब एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, यूनिट ए की बात चल रही है, एक्चुअल रेंट कम है एक्सपेक्टेड रेंट से। क्यों कम है? अदर रीजन कैसे है? एसओपी है, अदर रीजन नहीं है। 8 महीने आपने उसको एसओपी किया है, तो एक्चुअल रेंट एसओपी होने की वजह से कम हो एक्सपेक्टेड रेंट से, तो क्या लेते हैं? एक्सपेक्टेड रेंट ही बन जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड रेंट ही बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब म्युनिसिपल टैक्स पेड हुआ है, बताइए आप इस मकान को एसओपी मान रहे हो क्या, या एलओपी ही मान रहे हो? एलओपी ही मान रहे हैं क्या? पूरे हाउस की कैलकुलेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में हो रही है, या कुछ पार्ट की कैलकुलेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 में हो रही है? सारी कैलकुलेशन पूरे साल की सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में ही हो रही है। तो म्युनिसिपल टैक्स अलाउ होना चाहिए कि नहीं? यस, होगा। तो टोटल 40,000 है, तो 60% एरिया का 60% ये इधर आ गया, नेट एनुअल वैल्यू आ गई यूनिट ए की, और स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया। रेंट जो इंटरेस्ट दे रखा था ऊपर, उसका 60% एरिया का अलग हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। यूनिट ए का हमने अलग कर दिया, लेकिन पूरे साल के लिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 ही लगाया, सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 नहीं लगाया। मतलब अगर 8 महीने के लिए एसओपी रही है, तो उन 8 महीनों की हमने एनुअल वैल्यू निल ली है क्या? नहीं, एसओपी होने का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पूरे फुल ईयर के लिए कंप्यूटेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में किया जाएगा। फिर यूनिट बी का, यूनिट बी में भी यही हाल है, एसओपी होने का बेनिफिट मिलेगा ही नहीं, इसकी भी फुल ईयर की कैलकुलेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में करनी होगी। तो फेयर रेंट आ चुका था, ये फेयर रेंट ही बन गया एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट कितने महीने का मिला? यूनिट बी कब से लेट आउट करना शुरू किया? उससे पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, कब से लेट आउट करना शुरू किया? 1 अक्टूबर 2021 से। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने एक्चुअली लेट आउट पीरियड, एक्चुअल रेंट एक्चुअली लेट आउट पीरियड का ले लिया। तो एक्सपेक्टेड रेंट ही, अब एक्चुअल रेंट कम है क्या एक्सपेक्टेड रेंट से? क्यों कम है? एसओपी होने की वजह से। तो एक्सपेक्टेड रेंट ही बन गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू। और म्युनिसिपल टैक्स पूरे मकान का कंप्यूटेशन सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 में एलओपी मानते हो रहा है, एसओपी नहीं है, तो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा कि नहीं? 40% एरिया मिल जाएगा। एनएवी आ गई, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दिया, इंटरेस्ट 40% एरिया का लिख दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, दोनों की टोटल कर ली, फाइनली जो भी आया दोनों की टोटल कर ली। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, अगर मकान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो, 50% एरिया लेट आउट है, 25% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और बाकी का 25% एरिया एसएससी अपने ओन बिजनेस के लिए काम में लेता है। तो क्या होगा? जितना एरिया वो अपने ओन बिजनेस
में काम में ले रहा है उतने पोर्शन पर हाउस प्रॉपर्टी हेड नहीं लगेगा। ठीक है, पीजीबीपी हेड। इस बात का इफेक्ट एक और बात पे पड़ेगा। अगर इस पूरी प्रॉपर्टी फुल हाउस के लिए आपको म्युनिसिपल टैक्स दिए हुए इंटरेस्ट दे रखा है, तो म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट 50% आप एलओपी वाले कैलकुलेशन में लेस करोगे। एसओपी के लिए आप 25%, बट म्युनिसिपल टैक्स वहां अलाउ होगा नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट अलाउ होगा 25%। और जो ओन बिजनेस के लिए है 25% एरिया, तो इस इतने पोर्शन से रिलेटेड जितने म्युनिसिपल टैक्स हैं 25%, और इंटरेस्ट जितना इस एरिया से रिलेटेड है, इसका इन दोनों खर्चों का डिडक्शन आप फिर पीजीबीपी हेड में लोगे, क्योंकि इतना एरिया पीजीबीपी बिजनेस के लिए काम आ रहा है। तो जितना एक्सपेंस म्युनिसिपल टैक्स इंटरेस्ट इतने एरिया के लिए हुआ, तो उन खर्चों का डिडक्शन आप पीजीबीपी हेड में लोगे। बात क्लियर हो गई? चलिए अब होमवर्क नोट करें। होमवर्क में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 करना है, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर और 27 दिया था क्या? 27 अभी हो गया अपना, ठीक है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 करिए होमवर्क। और हाँ, सॉल्यूशन देख के मत किया करो। रजिस्टर में अगर आप कर रहे हो तो मेरे दिए हुए सॉल्यूशंस को मत देखो, बट फिर भी देखोगे कि नजर पड़ी जाती है। यूं कोशिश कीजिए कि सॉल्यूशन मेरे जो दे रखे हैं वो नहीं देखे, आप बगैर देखे उसको अपने तरफ से क्या कर सकते हैं वो करिए। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही है।